हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि क्लास 12 के बच्चों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसके अंदर आप सारे डिराइवेशन को एक जगह पे देख सकते हैं। इसमें टोटल 65 या 66 डिराइवेशन है क्लास 12 में। तो हमारा ये एम है कि सारे डिराइवेशन को एक ही प्लेलिस्ट में रखा जाए। तो उसी क्रम में स्टूडेंट उसी सीक्वेंस में ऑलरेडी 7 डिराइवेशन की वीडियो हम बना चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट पे या आप इंस्टाग्राम पे है तो वहां भी चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट उसी सीक्वेंस में 8वां डिराइवेशन है जहां हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर यहाँ पे हम बनाते हैं। तो इसका रेडियस मान लीजिए r है और इसके ऊपर पूरा जो चार्ज फैला हुआ है स्टूडेंट इसके सरफेस पे वो चार्ज फैला हुआ है प्लस क्यू। पूरे सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू फैला हुआ है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है, ये पूरा चार्ज प्लस क्यू फैला हुआ है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट कि दोनों पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सबसे पहले मान लीजिए इसके अंदर वाला कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहला हम क्या केस लेंगे कि भाई जो डिस्टेंस है सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो r है और वो r जो है कैपिटल R से छोटा है। तो इसमें पहला केस बनेगा कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी जब r की वैल्यू लेस देन r होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो आपको पता है गॉस लॉ को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन में ही गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, अगर गॉस लॉ लगाना है तो एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। तो मैं अपनी तरफ से गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो सरफेस है ये गॉसियन गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, ये सरफेस है गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, है ना। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मतलब ये वो सरफेस है जो हमने माना है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ केवल और केवल क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए या क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। अब अगर स्टूडेंट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं कि यहाँ पे ये जो स्फीयर मैंने बनाया है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, और अगर ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। कहीं और भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर चेक करूंगा तो ये बाहर की तरफ आएगा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है और स्टूडेंट बाई सिमेट्री बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आएगा। तो अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, अगेन कभी भी लिखना मत भूलिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग गॉस लॉ। हम लोग गॉस लॉ को यूज करते हैं बाई यूजिंग गॉस लॉ। अगर मैं गॉस लॉ को यूज करूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, फाई ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ई इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन, मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो स्टूडेंट इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इस वाले स्फीयर के बाहर है। तो यहाँ पे क्यू इन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ से आप ई कॉमन ले लेंगे, ई डी ए कॉस, अच्छा ये ई डॉट डी ए को मैंने ई डी ए कैसे लिख लिया स्टूडेंट, क्योंकि ई डॉट डी ए को लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 क्यों लिखा, कॉस 0 इसलिए लिखा स्टूडेंट क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसीलिए ई डी ए हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ई को कॉमन ले लीजिए, ए को बाहर निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ ई बाहर क्यों हुआ, क्योंकि ई इज कांस्टेंट बाई सिमेट्री, ये लिखते हैं हम लोग कि ई कांस्टेंट है बाई सिमेट्री। अगर आप पीछे की वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको रट गया होगा कि इंटीग्रेशन से ई अगर बाहर लेते हैं तो यही स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यानी अंदर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो बेटा वो क्या हो गया, 0। अब चलिए बाहर वाले पॉइंट के लिए चेक करते हैं। अब वही हमारा पुराना सवाल, अब इसमें हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और हमने ये बोला कि नहीं, अब ये आर की वैल्यू इतनी बड़ी है, ये बाहर वाले पॉइंट पे जा रहा है। जैसे आर यहाँ पे है, ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार निकालनी है। तो स्टूडेंट अब की बार आपको गॉसियन सरफेस भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस आप एक बाहर के लिए ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब इतना बड़ा गॉसियन सरफेस क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट मुझे बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना है। सेकंड केस कर रहा हूँ, फर्स्ट केस के लिए गॉसियन सरफेस किधर लिया, अंदर,
सेकंड के लिए केस के लिए गॉसियन सरफेस किधर ले लेंगे, बाहर। तो गॉसियन सरफेस बाहर ले लेंगे तो अगेन बाई सिमेट्री बोल सकता हूं कि जो डीए का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, डीए इस स्फेयर के बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। यहां भी चेक करेंगे, डीए बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। कैसे पता? तो डीए का डायरेक्शन तो कॉमन सेंस से पता, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएगी बाई सिमेट्री, क्योंकि चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चारों तरफ निकलेगी तो रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगी। तो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी तो दोनों के बीच में एंगल फिर से वही होगा। तो स्टूडेंट अगेन आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। तो स्टूडेंट दूसरा केस इसमें लिख लीजिएगा। दूसरा केस लिख के लिखेगा फॉर आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए हम सेम कारनामा करना चाहते हैं, तो यानी आर की वैल्यू अब की बार ग्रेटर देन आर है। तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट सब कुछ लिखिए वही पुराना कहानी, बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको लिखना ही पड़ेगा, तो इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए। इसका आधा नंबर होता है ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया। लिखने के बाद इसको आगे बढ़ाइए स्टूडेंट। तो फिर से अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, यहां से स्किप हो गया तो यहां मैं लिख के दिखा दिया आपको, इज इक्वल्स टू क्यू इन। इस रेड वाले सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज आ गया इसका, तो क्यू इन मतलब चार्ज कितना गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया स्टूडेंट, तो ये हो गया कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब फिर से वही कहानी है स्टूडेंट जो पुरानी हमें करनी है, कि अगर ई को बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा डीए और ये बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर क्यों लिया? क्योंकि ई कांस्टेंट है। कैसे पता चला आपको कि ई कांस्टेंट है? तो हम बोलेंगे बाई सिमेट्री से पता चला। सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो जो इस डीए के लिए ई होना चाहिए वही इस डीए के लिए भी ई होगा। तो ई कांस्टेंट है, कैसे पता? तो बाई सिमेट्री पता। बाई सिमेट्री हमें पता चला बेटा कि ई की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ई कांस्टेंट है तो छोटे छोटे डीए को अगर पूरे सरफेस के लिए आप जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन क्या करता है? कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो इतना तो समझ लो कि इंटीग्रेशन जोड़ता है। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा? ऐड करेगा। तो सारे छोटे छोटे डीए को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट? तो आंसर आएगा ई इंटू 4πr², क्योंकि छोटे छोटे अगर डीए को जोड़ूंगा तो बड़े वाले रेड वाले सरफेस का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट तो आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r²। तो यही फॉर्मूला आपको याद होगा, 0.4 वाला फॉर्मूला है KQ/r²। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि बाहर वाले पॉइंट पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस सारे चार्ज को जो कि सरफेस पे फैला है उसको मैं मान सकता हूं कि वो सेंटर पे रखा है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन गया ना। और किस चार्ज का? कि पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पे मैं क्यू रख दूं और इस डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो फॉर्मूला क्या है? KQ/r² जो भी आया है। तो बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस सारे चार्ज को आप सेंटर पे रख सकते हैं। अब इसका ग्राफ भी बनाना मत भूलिएगा, ग्राफ बहुत जरूरी है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? तो ई वर्सेस आर ग्राफ होता है। ई वर्सेस आर ग्राफ बोर्ड में काफी पूछा जाता है। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, जैसे अगर मैं सेंटर से चलना शुरू कर रहा हूँ, आगे बढ़ता जाऊंगा तो आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक बार किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के। फिर बाहर निकलूंगा तो कैपिटल आर से ज्यादा हो जाएगा आर का वैल्यू। तो जब जब वैल्यू कैपिटल आर के अंदर थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। तो 0 वाली लाइन ये है। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई और उसके बाद ये इस तरह से डिक्रीज क्योंकि आर बढ़ेगा ई घटेगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ई की वैल्यू 0 होगी, तो धीरे धीरे 0 की तरफ टेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये डिराइवेशन आपको समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का सीबीएसई के अकॉर्डिंग लास्ट डिराइवेशन है। इसमें एक और डिराइवेशन होता है सॉलिड स्फीयर के कारण, लेकिन वो सीबीएसई करिकुलम में नहीं, तो मैं नहीं करा रहा। जेईई के करिकुलम को जब मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर कराऊं। थैंक यू।